जज अपने आप को ये समझते हैं कि हम उस कुर्सी पे बैठ के भगवान हैं और इस भगवान को कोई कुछ नहीं कह सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, मुझे जो चीज़ करनी है मैंने तो ऑर्डर पास कर देना है तो कर देना है। तो हाई कोर्ट की हालत आप देखोगे तो केसेस के नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है हमारे इंडिया में वो 6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। आप समझो कि आप अगर केस लेके गए तो आपकी लिस्टिंग तक नहीं होगी केस की, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो लिस्टिंग होने का तो सवाल ही नहीं होता कि आपकी जल्दी से लिस्टिंग हो, चाहे आपका फ्रेश केस हो, लिस्टिंग भी नहीं होगी आपकी। हमारे 4 महीने हो गए, 4 महीने में अभी तक हमारे एक भी चीज़ में हियरिंग नहीं हुई है। इवन जो मैंने बैंगलोर में केस किया है उसकी अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। एक लड़का अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो कोर्ट को ये डिसाइड करने का हक किसने दे दिया या कहाँ से होना चाहिए? अगर ऐसा लॉ भी है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा लॉ क्यों बनना चाहिए कि एक लड़का अगर ज़्यादा पैसा अपने मेहनत से कमा रहा है ना वो, तो उसकी चीज़ों का हक कोर्ट क्यों डिसाइड करेगी कि कितना पैसा वो देना चाहिए उसको? जब शादी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स हो जाना चाहिए। इसमें कोर्ट का क्या काम है? हमारे बीच में तो पंडित जो है वो 7 फेरे लगवा दिया तो शादी हो गई, तो 7 फेरे वापस ले लेने चाहिए, शादी खत्म हो जानी चाहिए। इसमें आती है कोर्ट की चीज़ें। अब कोर्ट ऐसी चीज़ें करता है जिसमें एल्यूमनी का कॉन्सेप्ट है, एल्यूमनी डिसाइड किया जाता है, जो कि आज के डेट में करोड़ों करोड़ों रुपए हो गए। वो लड़की पैसा जब कमा रही है तो क्यों एल्यूमनी मिलना चाहिए उसको? 2021 में जब केस का सिलसिला शुरू हुआ था, जो आपने 2-3 केसेस बताए, तो फिर उसका प्रक्रिया कब तक चलता रहा? मतलब अभी इसमें क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या रहा कि ऐसा नौबत आ गया? 2021 से ये केस जब इन्होंने डाला तो 10 फॉल्स केसेस डाले, 10 2-4 नहीं 10 फॉल्स केसेस डाले। और हमारे देश में ऐसा है कि अलग अलग जगह केस डालते हैं। तो मेरा जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनसे मेरी दरख्वास्त आपके माध्यम से ये रहेगी कि वो इतना हरास ना कर दे किसी भी लड़के को कि उसको यहाँ तक पहुँचना पड़े। क्या हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि जहाँ पे आपको सारे केसेस लगाने हैं, आपको सारे एक्ट में लगाने हैं? कोई बात नहीं है, आप लगाइए, लेकिन एक जगह लगाइए, एक हियरिंग हो, एक डेट की हियरिंग हो, ठीक है? मतलब आपको अलग अलग डेट अलग अलग एक्ट के हिसाब से ना जाना पड़े कि मतलब आज हमें डीवी एक्ट में आज का डेट पड़ा है जी, मेंटेनेंस और इसके लिए जो है वो आज का डेट पड़ा है। आप पैकेज ऑफ केसेस जितने लगाने हैं, फॉल्स केसेस ही लगाने हैं, तो आप एक जगह लगाइए, सो दैट कि हम एक जगह जाए, एक डेट पे जाए और हमारी हियरिंग हो, ठीक है? अगर उनको ऐसा लगता है, जो सच में विक्टिम है उनके लिए बता रहा हूँ, और जो फॉल्स केसेस लगाने वाले लोग हैं, इसको रोकने की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। आपका क्या क्वेश्चन है? केस कहाँ तक चला अभी तक? मतलब केस का सिलसिला कहाँ तक रहा? हाँ, 2021 के बाद जो केस का सिलसिला है वो आज तक, क्योंकि मेरे भाई ने सारे एविडेंसेस कोर्ट में दिए। अब कोर्ट में क्या है कि लड़का अगर एविडेंस दे रहा है तो लड़के के एविडेंस को भी देखा नहीं जाता है। आप समझिए सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि लोअर कोर्ट को ये चीज़ फॉलो करना है। जैसे एक बहुत फेमस केस का एक जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा, जो इस रजनीश वर्सेस नेहा को कंप्लाई करना पड़ता है सारे कोर्ट को, अगर ये मैट्रिमोनी का केस है तो, ठीक है? तो मैट्रिमोनी के केस में आपको रजनीश वर्सेस नेहा का आपको फॉलो करना, ये कंपलसरी गाइडलाइन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो लोअर कोर्ट और फैमिली कोर्ट हैं वो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को नहीं फॉलो करती हैं, क्योंकि जज अपने आप को ये समझते हैं कि हम उस कुर्सी पे बैठ के भगवान हैं और इस भगवान को कोई कुछ नहीं कह सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, मुझे जो चीज़ करनी है मैंने तो ऑर्डर पास कर देना है तो कर देना है। अब आप ऑर्डर पास कर दोगे, उस ऑर्डर को आइदर आप कंप्लाई करो चाहे वो गलत हो, या फिर आप उसके ऊपर हाई कोर्ट जाओ। अब हाई कोर्ट की हालत आप देखोगे तो केसेस के नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग है हमारे इंडिया में वो 6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। आप समझो कि आप अगर केस लेके गए तो आपकी लिस्टिंग तक नहीं होगी केस की, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो लिस्टिंग होने का तो सवाल ही नहीं होता कि आपकी जल्दी से लिस्टिंग हो, चाहे आपका फ्रेश केस हो, लिस्टिंग भी नहीं होगी आपकी। हमारे 4 महीने हो गए, 4 महीने में अभी तक हमारे
एक भी चीज़ में हियरिंग नहीं हुई है। इवन जो मैंने बैंगलोर में केस किया है उसकी अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो आप ये समझो कि कहाँ से क्या सिस्टम है और क्या सिस्टम नहीं है। हमारे ऊपर 498A का केस लगाई है, मतलब मेरे ऊपर, आपके ऊपर भी लगा है, मेरे फादर और मदर के ऊपर भी। अब आपको मैं बताता हूँ मेरे ऊपर जो लगाई है 498A का केस, ये सुसाइड के बाद लगा है, पहले लगा सुसाइड है। से पहले वो लगा? पैकेज ऑफ केसेस में आप पूरे फैमिली पे लगाते हो, तो पूरे फैमिली में ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर भी केस लगाया गया। अब मैं अपने बारे में आपको अगर बात बताऊं तो मैं उस लड़की निकिता सिंघानिया से सिर्फ 2 दिन मिला हूँ, और वो 2 दिन भी कब, 26 अप्रैल 2019 को शादी हुई थी। 27 अप्रैल 2019 को वो हमारे घर बिहार आई थी, और 28 अप्रैल 2019 को वो वहाँ रही थी। 29 अप्रैल 2019 को वो वहाँ से चली गई थी। तो 27 की रात को आई थी, रात के 12 बजे के बाद आई हैं, 27 की रात। तो 28 और 29 को मैं मिला हूँ 2019 में। उसके बाद आज तक का दिन है, मैं उस लड़की से कभी नहीं मिला हूँ। तो 2019 में शादी हुआ, 20 में बच्चे हो गए, तो बच्चे होने के बाद, बच्चा जब तक हुआ तब तक वो कहाँ थी? बच्चा जब तक हुआ तब तक वो बैंगलोर रहती थी। शादी के बाद बेंगलोर शिफ्ट हो गए? शादी के बाद वो बैंगलोर, मेरा भाई बैंगलोर रहता था। तो आप अभी तक 2 बार मिले, इट मीन्स कि आप बच्चे से भी फिर? मैं बच्चे से आज तक नहीं मिला हूँ। आप बच्चे से आज तक नहीं मिले? मैं बच्चे से आज तक नहीं मिला हूँ। जैसा कि मैंने सुना था या देखा था कि बच्चे आई थिंक 5 ईयर्स, मतलब 5 साल का हो गया अभी। 20 फरवरी 2025 को मेरा भतीजा 5 साल का हो गया। तो 5 साल के अंदर आप भतीजे से नहीं मिल पाए? सर 5 साल से भतीजे से मैं नहीं मिल पाया, मेरा भाई जो उस बच्चे का बाप लगता है वो नहीं मिल पाया अपने 1.5 साल के बच्चे के बाद से। जब तक वो लड़की वो वहाँ थी, मतलब 2020 से लेके 2021 तक जब वो वहाँ थी, तब तक वो अपने बेटे को देखा है। 2021 में जब वो वहाँ से आई है, उसके बाद वो अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाया। तो मैं तो बहुत दूर की बात हो गया, मेरा भाई जो उस बच्चे का बाप लगता है उससे वो नहीं मिलवाती। एक पेरेंट एलियनेशन नाम का एक वर्ड है इंग्लिश में, जिसमें आप देखे होंगे अभी शिखर धवन का एक वीडियो भी आया था, जिसमें शिखर धवन के ऊपर भी उसकी वाइफ ने ऐसे ही फेक मैट्रिमोनी केस किए और उससे बच्चे को अलग कर दी। क्या एक बाप के लिए वो बच्चा नहीं है? हमारा कोर्ट इस बात को कहता है कि माँ ही उसकी सब कुछ है। मैं कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ कि अभी गोवा एक कांड हुआ था जिसमें एक माँ जो है अपने 4 साल के बच्चे को काट के बैग में भर के लेके जाती है। तो आज जो आप पुराने माइंडसेट पे डिसीजन दे रहे हो, ये सब चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। और गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जो 1890 ईस्वी का बना हुआ है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि इतने साल तक बच्चा जो है वो माँ के साथ रहेगा, ये डिसीजन आपको इससे हटना पड़ेगा। आपको मतलब आपको सराउंडिंग्स देखनी पड़ेंगी। क्या उस बच्चे के लिए आज मैं कोर्ट से पूछना चाहता हूँ या लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके मार्फत से, क्या उस बच्चे के लिए आज की डेट पे क्या ये मेंटल टॉर्चर नहीं होगा कि वो बच्चा जिसका फादर इतना पढ़ा लिखा, एक ठीक ठाक पैसे कमाने वाला, क्या वो जो लड़का लाइफ दे सकता था, क्या उसकी माँ उसको दे सकती थी? वो एक माँ ऐसी थी जो MBA पास आउट है लेकिन कोर्ट में झूठी चीज़ें लिखती है, अपनी बताती है कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। इसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं होता कोर्ट को, महिला है, क्योंकि महिला तो कुछ भी करे तो ठीक है। जज साहब जो हैं वहाँ बैठे हुए वो भगवान है, हम लोग तो मिलॉर्ड कहते हैं हमें, तो मिलॉर्ड के चक्कर में वो अपने आप को समझ रहे हैं भगवान है हम, तो हम लोग तो हाथ जोड़ के ही माफ़ी ही मांग सकते हैं कि साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो आप ये समझो कि वो गलत भर के दे दी फॉर्म, आप उस पर उसको कुछ नहीं कहते हो। आपको जो चीज़ फॉर्म भर के अपने बारे में देना है, आप हस्बैंड के बारे में दे रहे हो, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़की के हिसाब से आपके हस्बैंड का क्या नेटवर्थ है वो लिख रही है, वो मान लिया जा रहा है, और आप वो लिख के दे रही तो माना जा रहा है। लेकिन आपके पास फैसिलिटी है कि आप चीज़ों को देख सको, इनकम टैक्स स्टेटमेंट इनकम टैक्स का फॉर्म देख सकते हो, आपको पता करना है कि क्या उसका इनकम है क्या नहीं है। आप ये बताओ मुझे
कि एक लड़का अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो कोर्ट को ये डिसाइड करने का हक किसने दे दिया या कहाँ से होना चाहिए। अगर ऐसा लॉ भी है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा लॉ क्यों बनना चाहिए कि एक लड़का अगर ज़्यादा पैसा अपने मेहनत से कमा रहा है ना वो, तो उसकी चीज़ों का हक कोर्ट क्यों डिसाइड करेगी कि कितना पैसा वो देना चाहिए उसको। जब शादी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स हो जाना चाहिए। इसमें कोर्ट का क्या काम है। हमारे बीच में तो पंडित जो है वो 7 फेरे लगवा दिया तो शादी हो गई, तो 7 फेरे वापस ले लेने चाहिए, शादी ख़त्म हो जानी चाहिए। इसमें आती है कोर्ट की चीज़ें। अब कोर्ट ऐसी चीज़ें करता है जिसमें एल्यूमनी का कॉन्सेप्ट है, एल्यूमनी डिसाइड किया जाता है, जो कि आज के डेट में करोड़ों करोड़ों रुपए हो गए। वो लड़की पैसा जब कमा रही है तो क्यों एल्यूमनी मिलना चाहिए उसको। एल्यूमनी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था कि आज के डेट में मतलब जो पहले की लड़कियां रहती थी वो शायद कमाती नहीं थी पैसा, तो जब वो पैसा कमाती नहीं थी तो उनके लिए गुजारा भत्ता जो है वो देना होता था। तो गुजारा भत्ता भी उस टाइम पे ऐसा होता था कि एक जेन्युइन तय किया जाता था कि भाई आपका एक 15,000 रुपये से गुजारा भत्ता चल सकता है, 20,000 रुपये से। ये स्टेटस को जो मेंटेन करना है कि एक हस्बैंड जो लाइफ जी रहा है वही एक लाइफ महिला भी जिएगी, उसकी वाइफ जिएगी, चाहे वो शादी कर ले। ये कहाँ तक सही है। क्यों आपको अगर वही लाइफ जीना है तो आप कमाइए, लड़की कमाए। इक्वलिटी नाम की चीज़ें तो आप कहते हो ना कि हम तो किसी से कम नहीं है, लड़कियां ये कहती हैं कि हम किसी से लड़के से कम नहीं हैं, तो फिर इसमें क्यों कमज़ोर हो जाती है। वहाँ पे कोर्ट में जाके तो कहती हैं कि मैं तो कुछ कमा नहीं रही हूँ ना मैं कमा सकती हूँ। क्यों इक्वलिटी क्यों नहीं है इसमें।